मम्मा ये देखिए सेकंड बेटा। वेलकम अगेन एवरीवन। मिशन नेट जेआरएफ यूनिट 3 की है ये क्लास नंबर 8। विदाउट एनी एडवर्टीजमेंट वी आर गोइंग टू स्टार्ट। ओके, पर्सनालिटी की 2 क्लासेस मैं ले चुकी हूँ। फ्रायड को पढ़ा चुकी हूँ। अब साइको एनालिटिकल थ्योरी पढ़ाया मैंने, उसके बाद ट्रेड थ्योरी पढ़ाया, शरीर रचना विज्ञान पढ़ाया। इसके बाद एक होती है आपकी न्यू थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी। ये भी आप याद रखिएगा कि ये आपके सिलेबस में नहीं है, बस जनरली मैं थोड़ा सा इसलिए बता देती हूँ ताकि आए तो आप गलत ना करो। मांग सिद्धांत। इससे पहले, इसको क्लियर करने से पहले मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगी। मुझसे फ्रायड का मैंने जो पूछा था कि सिद्धांत समझ में आया, उसमें एक मुझे रिप्लाई आया था कि सब समझ में आ गया, बट ये डायनेमिक वाला जो था कि जो आपकी कहते हैं तंत्रिकागत चिंता से मतलब है रियलिस्टिक एंजाइटी, है ना आपकी, सॉरी न्यूरोटिक एंजाइटी यानी कि तंत्रिकागत चिंता वाला क्वेश्चन किसी को समझ में नहीं आया था, तो मैं यहाँ बता दूँ उनको कि इड जो है आपका इदम और अहम, और यहाँ क्या है सुपर ईगो। इदम अहम एंड सुपर ईगो, इड ईगो सुपर ईगो। तो तंत्रिकागत चिंता से मतलब है जो इदम है इसकी इच्छा पे ये नियंत्रण ना रख पाए, इसकी चिंता इसको हो जाती है अहम को। अब इसका मतलब क्या था, जैसा मैंने बताया था कि इदम में क्या होता है, जो हमारी दबित इच्छाएं होती हैं, जो इच्छाएं जो समाज स्वीकार नहीं करता, आप कह सकते हो अनइथिकल होती है, इस टाइप की जो क्या चीज़ें होती हैं, इच्छाएं होती हैं, इनको दबा दिया जाता है और ये यहाँ जाके अनकॉन्शियसनेस वाले क्षेत्र में चली जाती है। तो इदम में क्या है आपका दबी हुई इच्छाएं। तो ईगो को डर लगा रहता है, चिंता हो जाती है कि कहीं ये जो इसकी इच्छा थी ना कि रात को 9 से 12 ये मूवी देखने जाएगी लड़की अपने दोस्तों के साथ बिना फैमिली को बताए, कहीं ये इसको पूरा ना कर ले, है ना, कहीं ये इसको पूरा ना कर ले, क्योंकि ये जो सुपर ईगो है यानी कि जो आदर्शों की बात करता है उसके और इसके बीच में ये ईगो क्या कर रहा है, ब्रिज का काम कर रहा है। अगर ये ब्रिज का क्या मतलब होता है कि अगर आप इसे सहारा दोगे, ब्रिज है ना, नीचे नदी है, ये ब्रिज है, आपको यहाँ पहुंचना है, नीचे नदी है, अगर ये ब्रिज ना हो तो आप यहाँ नहीं पहुंच पाओगे, है ना। तो इस तरह से ये ब्रिज का काम कर रहा है ईगो। तो अगर इसने सहारा क्या किया, दे दिया, तो ये घूमने चली जाएगी लड़की, 9 से 12 मूवी देख के आएगी बिना मम्मी पापा से बताए, तो ये आदर्शों के खिलाफ हो जाएगा, सुपर ईगो के आदर्शों के खिलाफ। तो ये जो ईगो है इसको चिंता हो जाती है कि कहीं ये ऐसा अपना काम जो इड है वो पूरा ना कर ले, इस टाइप की जो चिंता हुई वो कहलाएगी आपकी तंत्रिकागत चिंता। ये मन में हमारी तंत्रिकाओं में चलेंगी। तो मुझे लगता है ये क्लियर हो गया होगा प्रतिभा जी आपको। अगर अभी भी नहीं हुआ होगा तो आप मुझे मैसेज कर सकती हैं। फिर हमारा है ये जो नीड थ्योरी, मांग सिद्धांत, ये भी हमारे सिलेबस में नहीं है, बस आपको इतना जानना है कि 2% नीड थ्योरी में अगर आता है कि नीड थ्योरी किसने किसने दी है तो आप इसे बता सको। तो एक है आपके एब्राहम मैस्लो, और दूसरे पर्सन है आपके
मर्रे, है ना। इन दो पर्सन ने पर्सनालिटी की यानी व्यक्तित्व की नीड थ्योरी को यानी कि मांग सिद्धांत को दिया था। अब हम पढ़ते हैं, थोड़ा सा जान लेते हैं बस। जो अब्राहम मैस्लो थे, इन्हें ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी, ह्यूमनिस्टिक, ये क्वेश्चन आ सकता है इसीलिए मैं यहाँ पढ़ा रही हूँ। ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी यानी कि मानवतावादी विज्ञान का स्पिरिचुअल फादर कहा जाता है। स्पिरिचुअल यानी कि जो आपके अब्राहम मैस्लो हैं, उन्हें मानवतावादी मनोविज्ञान का आध्यात्मिक पिता कहा जाता है। समझ गए, ये आ सकता है। चलिए, इन्होंने बहुत ही वैल्यूज पे, ग्रोथ पे, डायरेक्शन पे, इन सब पे बात करी और इन्होंने कहा था कि जो मानव के अंदर प्रेरक होता है, मोटिव्स होते हैं, जितने भी मोटिव्स होते हैं मानव के अंदर, वो जन्मजात होते हैं यानी कि इनबॉर्न होते हैं और ये एक क्रम के अनुसार चलते हैं। ये क्रम बताया था इन्होंने। तो पहला क्रम में इन्होंने बताया कि मनुष्य चाहता है उसकी फिजियोलॉजिकल नीड पूरी हो, फिजियोलॉजिकल दैहिक आवश्यकता। ये पूछा नहीं जाएगा, बस थोड़ा सा इसे जान लें, आप जानते भी होंगे। फिर आपका सेफ्टी नीड्स यानी कि सुरक्षा मांगे। थर्ड है आपका सोशल नीड यानी कि सामाजिक मांगे। फोर्थ है आपका सेल्फ एस्टीम नीड यानी कि स्वासम्मान की मांगे। फिफ्थ है आपका सेल्फ एक्चुअलाइजेशन यानी कि आत्मसिद्धि की मांगे। ये आपका दिया था अब्राहम मैस्लो ने। मरे के बारे में आपको कुछ भी जानने की जरूरत नहीं है क्योंकि इससे क्वेश्चन आया नहीं है। बस इन्होंने क्या किया था, लगभग मुझे याद आ रहा है कि इन्होंने बताया था 40 टाइप का नीड कुछ बताया था, मुझे याद आ रहा है 40 टाइप्स की नीड बताई थी कि बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ना ही आपके सिलेबस में है, तो मैं इसे कंटिन्यू नहीं कर रही। आइए आगे बढ़ते हैं और हम पढ़ते हैं। अब हमने फ्राइड को पढ़ लिया, अल्पोर्ट को पढ़ लिया, अब हम पढ़ते हैं कार्ल रोजर्स को। कार्ल रोजर्स की पर्सनालिटी थ्योरी को पढ़ते हैं। ठीक है, कार्ल रोजर्स, इन्होंने एक बुक लिखी थी, इनकी बुक याद रखिएगा, फ्रीडम टू लर्न, फ्रीडम टू लर्न, है ना, सीखने की स्वतंत्रता। ये फ्रीडम टू लर्न नाम था बुक का। अब हिंदी में जबरदस्ती इसको हम नहीं ट्रांसलेट कर सकते। इन्होंने बताया था कार्ल रोजर्स ने कि अगर हमें किसी व्यक्ति के पर्सनालिटी का डेवलपमेंट करना है यानी कि किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास करना है तो उस पर्सन को हमें फ्री छोड़ देना है, पर्सन को फ्री छोड़ देना है, मुक्त छोड़ देना है, विचरण करने देना है ताकि वो फ्रीली सीख सके और उसकी पर्सनालिटी डेवलप हो सके। हम उससे किसी को भी, इनका कहना था कि किसी भी बच्चों को हम ज़बरदस्ती नहीं सिखा सकते, ज़बरदस्ती कोई चीज़ नहीं सिखा सकते, इसे हम फ्री छोड़ दें, ये हर एनवायरनमेंट में जाए, हर जगह जाए और हर जगह जाके ये चीज़ों को सीखेगा अगर इसके अंदर क्या है, खुद की इच्छा है चीज़ों को सीखने की। अदरवाइज हम ज़बरदस्ती नहीं सिखा सकते। ओके, और इनकी थ्योरी को हम सेल्फ थ्योरी भी कहते हैं, सेल्फ थ्योरी, स्व सिद्धांत, साथ में फेनोमोलॉजी थ्योरी, फेनोमोलॉजी थ्योरी यानी कि घटना विज्ञान सिद्धांत भी कहते हैं,
और पर्सन सेंटर्ड थ्योरी, पर्सन सेंट्रेड थ्योरी यानी कि व्यक्ति उपमुखी सिद्धांत भी कहते हैं। और इनका मानना है कि किसी व्यक्ति के पर्सनालिटी के निर्माण में 3 फेज आते हैं, यानी कि 3 फेज आते हैं, 3 चरण आते हैं। पहला चरण होता है स्टैटिक यानी कि स्थिर, दूसरा चरण होता है डायनेमिक यानी कि गतिशील, और तीसरा चरण होता है डेवलपमेंटल यानी कि विकासात्मक। क्या तुम कर रहे हो? ठीक से बैठो। ठीक है, स्टैटिक होगा वो चेंज नहीं होता है। तो इनकी थ्योरी में बस आपको इतना ही जानना था, इससे एक्स्ट्रा कुछ भी आपको जानने की जरूरत नहीं है। नेट जेआरएफ के पर्सपेक्टिव से मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप इनके बारे में जानो ही ना, जरूर जानिए आप। अभी मुझे लगता है कि जब भी टाइम मिले इन सभी के बारे में पढ़िएगा, काफी कुछ अच्छा लगता है, महसूस होता है, कुछ ज्ञानवर्धन होता है। तो कार्ल रोजर्स भी हो गए। अब मैक्स वर्दीमर और कुर्ट कोफ्टा, अब आप लोगों ने इनका नाम सुना होगा, है ना, गेस्टाल्ट की थ्योरी में, लर्निंग वाले में, एंड कुर्ट कोफ्टा। इनका नाम लर्निंग की थ्योरी में तो है, हमने वहां सुना है, बट यहाँ पर्सनालिटी की थ्योरी में इनका नाम कैसे दे दिया गया, मुझे सीरियसली ये चीज़ समझ में नहीं आती है, बट दिया गया है। जिसने भी सिलेबस बनाया होगा बहुत ही महान पर्सन ने बनाया होगा, तो हम उसका क्रिटिसिज्म कैसे कर सकते हैं। ऑब्वियसली हमसे ग्रेटर ही होगा जिसको ये सिलेबस बनाने का मौका मिला, ठीक है। लेकिन मैक्स वर्दीमर और कुर्ट कोफ्टा को हम आगे भी पढ़ेंगे लर्निंग की थ्योरी में। यहाँ बस आपका क्या जानना जरूरी है कि मैक्स वर्दीमर और कुर्ट कोफ्टा और आपके एक लोग कौन थे, कोहलर। कोहलर यहाँ दिया नहीं हुआ है, आप जान लीजिए कोहलर। इन सभी ने मिलके, है ना, गेस्टाल्ट की थ्योरी दी थी, जिसे कहते हैं समग्र। और ये तीनों कहलाए क्या, फादर ऑफ गेस्टाल्ट। ओके, बुक अब जान लीजिए। ये क्वेश्चन आया था शायद, नहीं ये नहीं आया था, सॉरी। प्रोडक्टिव थिंकिंग, प्रोडक्टिव थिंकिंग इनकी बुक पूछी जा सकती है बस, और कुछ एक्स्ट्रा नहीं। तो वर्दीमर आपके प्रोडक्टिव थिंकिंग, और दूसरी बुक है प्रिंसिपल ऑफ गेस्टाल्ट साइकोलॉजी, ये दी थी आपकी कोफा ने। फिर आपकी ग्रोथ ऑफ द माइंड, ग्रोथ ऑफ द माइंड, ये भी आपकी कोफा ने ही दी थी। फिर मेंटालिटी ऑफ द एप्स, मेंटालिटी ऑफ द एप्स, ये दी थी आपके कोहलर ने, ठीक है। गेस्टाल्ट लर्निंग जो होती है वो होल में होती है, समग्र में। पार्ट्स में बच्चा नहीं सीखता, होल में सीखता है। और इनका मानना है कि सीखने के लिए या पर्सनालिटी की डेवलपमेंट के लिए अंडरस्टैंडिंग जरूरी है, यानी कि समझ, और साथ में परसेप्चुअल चेंज, प्रत्यक्षीकरण बदलाव जिसे कहते हैं, परसेप्चुअल चेंज, प्रत्यक्षीकरण बदलाव, तथा इंसाइट यानी कि सूझ। ये 3 चीज इन्होंने बताया कि पर्सनालिटी के डेवलपमेंट में, व्यक्तित्व के विकास में जरूरी है। बस इतना ही आपको पढ़ना था। तो पर्सनालिटी आपका कवर होता है
नेक्स्ट लेक्चर में अभी कोशिश करूंगी कि वो भी अपलोड कर दूं, जिसमें मैं मेंटल हेल्थ और मेंटल हाइजीन को एक्सप्लेन कर दूंगी।